गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। बिट्टू सर गया चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर के आया हूँ क्लास 10 का जो रियल नंबर वास्तविक संख्या का जो फर्स्ट अध्याय है। इसमें आज हम लेकर के आए हैं क्या होता है एल्गोरिदम, क्या होता है प्रमेयिका, क्या होता है अंक गणित के आधारभूत प्रमेय, किसने दिया था एल्गोरिदम शब्द और किसने दिया था अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, सभी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आज हमारा जो वीडियो लेक्चर 5 है, तो आप जो बच्चे वीडियो लेक्चर 1 से लेकर के 4 तक नहीं देखे हैं, आप बिट्टू सर गया चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में और इस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो हमने 4 वीडियो बना चुके हैं और ये चैनल पर डाल चुके हैं। तो आप लोग जब वीडियो को देखते हैं तो कॉपी और पेन लेकर के बैठे और इसके साथ उस चीज़ों को लिखे भी, समझे भी। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कुछ कमेंट करके बताएं कि सर मुझे कैसा लग रहा है। अगर आपको लगता है कि हमें कहीं समझ में नहीं आ रहा तो आप ये भी बताइए कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा, मैं कोशिश करूंगा और बेहतर देने के लिए। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज एल्गोरिदम होता है तो क्या होता है। जैसे कि हम पहले पिछले क्लास में बात किए हैं अंक ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या था? एक सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला थी और वो क्या करती थी, दो धनात्मक पूर्णांकों का महत्व ज्ञात करने की एक चरण प्रक्रिया की विधि थी, जो कि अंक गणित के आधारभूत, जो कि हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर आधारित थी। तो अगर कहीं डिफिनेशन पूछता है सीधा कि केवल एल्गोरिदम है तो क्या है, तो चलिए समझते हैं एल्गोरिदम है तो क्या है। तो एल्गोरिदम जो है एक सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला है, जो चरण चलते हैं स्टेप बाय स्टेप, और इसके द्वारा एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक विधि प्रदान करती है। कौन? एल्गोरिदम। तो ये एल्गोरिदम जो है एक सुपरिभाषित चरण की श्रृंखला है, यानी कि हम ए और बी के लिए जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हैं और वहां से यह प्रक्रिया चरण जब तक जारी रखते हैं जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। जब शेषफल 0 आ जाता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या करते हैं, समाप्त कर देते हैं, और वहां जो हमारा भाजक होता है उन दोनों धन पूर्णांकों का मसव होता है। तो एल्गोरिदम एक्चुअली में है तो क्या है, एक चरणों की श्रृंखला है, सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला है, जिसके द्वारा एक विशेष प्रकार की समस्या जैसे मसह, ये मसह को ज्ञात करने की एक विधि प्रदान करती है। तो बिल्कुल आप इस तरह से लिख सकते हैं कि यूक्लिड जो है एक सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला है जो विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की विधि या तरीका प्रदान करती है। तो विशेष प्रकार की समस्या क्या है, इसमें किस तरह से करते हैं हम, जो एचसीएफ है उसको हम हल करने की विधि प्रदान ये करती है एल्गोरिदम। आगे हम बात करेंगे प्रमेयिका, जिसे हम लेमा भी कहते हैं। कभी कभी हिंदी में लेमा भी पूछता है, जैसा कि हम पिछले क्लास में बात कर चुके हैं कि यूक्लिड विभाजन ये प्रमेयिका है क्या है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए था और क्यू और आर अद्वितीय पूर्णांक इस तरह से उपस्थित होता था कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 ग्रेटर इक्वल आर और ग्रेटर देन बी होता था। लेकिन एक्चुअली में प्रमेयिका केवल क्या है, प्रमेयिका जो है एक सिद्ध किया हुआ कथन है। वो कथन क्या था, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये सिद्ध किया हुआ कथन है कि जब भाज्य को भाजक से गुना करिए, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, जब आप करिएगा तो ये हमारा भाज्य के बराबर हो जाएगा। कब? जब भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल करिएगा। और ये कथन ये भी बताता है कि जो बी और आर में रिलेशन होगा 0 ग्रेटर इक्वल आर और ग्रेटर देन बी होगा, यानी आर का मान जब पूर्णतः रूप से विभाजित हो जाएगा भाग में तो वहां आर के मान हमको 0 प्राप्त होगा। अगर पूर्णतः रूप से विभाजित नहीं होगा तो 0 से बड़ा प्राप्त होगा। देखिए किस तरफ से मुंह खुला हुआ, आर तरफ, यानी आर बड़ा या बराबर, इसको क्या पढ़ते हैं, बराबर। तो आर का मान बड़ा होगा या तो बराबर होगा किससे, 0 से, और बी का मान बड़ा होता है किससे, हमेशा आर से। तो ये कथन
एक सुपरिभाषित क्या है, एक प्रकार का सिद्ध किया हुआ कथन है। इसके द्वारा क्या करते हैं, हम अन्य कथनों को सिद्ध करते हैं। जैसे कि हम कुछ लेकर के आएंगे प्रश्न आगे हम, कि जैसे सिद्ध करें कि 2q + 1 एक हमारा विषम धन पूर्णांक है। तो चलिए इस पे थोड़ा सा हम कुछ बात करते हैं। अगर बोल दिया गया कि 2q + 1 को सिद्ध करना है कि विषम धन पूर्णांक है, तो मान लेते हैं कि कोई धन पूर्णांक a है, a का होगा 2q + 1 मान लेते हैं। तो यहाँ 2 क्या बता रहा है, भाजक b का मान, और ये 1 क्या बता रहा है, r शेषफल का बता रहा है। यानी कहने का मतलब है, अगर इसको हमको कहा दिया जाए कि ये विषम है कि सम है, प्रश्न में कि 2q + 1 जो है सम है कि विषम है, तो q1 क्या है, आप लोग को हम बताए हैं q1 क्या होता है, एक पूर्ण संख्या प्राप्त होता है, एक पूर्ण संख्या। q और r क्या होता है, एक पूर्ण संख्या। तो q के जगह पर कोई भी पूर्ण संख्या बैठाइए, जैसे 0 1 2 3। जब इसके जगह पर q के जगह पर 0 बैठाते हैं तो 2 + 1 कितना गया, ये 0 जब बैठावेंगे तो 2 × 0 + 1 कितना गया, ये हो गया 1। तो 1 क्या है, विषम संख्या। आगे देखिए q के जगह 1 बैठाते हैं तो 2 × 1 + 1, ये q की जगह पर 1, तो 2 एकम 2 और 2 1 3। देखिए अगला जो हमारा संख्या का है क्या आया, 3, ये भी क्या है, विषम। q के जगह पर अगर हम 3 बैठाते हैं तो 2 × 3 + 1, 3 दूनी 6 1 7। देखिए क्या बता रहा है, विषम। तो कहने का मतलब है कि 2q + 1 एक किस प्रकार का धन पूर्णांक है, एक विषम धन पूर्णांक है। ये प्रश्न पूछता है, 4-5 आपको दे दिया जाएगा, बोलेगा कि निम्नलिखित में कौन विषम धन पूर्णांक के रूप में है, कौन सम धन पूर्णांक के रूप में है। तो आप इस तरह से बैठा करके मान को आप जांच करके वहां बता सकते हैं। तो चलिए हम देखिए आगे अब चलते हैं। लेकिन यहाँ कुछ और बताते हैं कि यदि विषम धन पूर्णांक 2q + 1 के रूप में है तो r बराबर क्या क्या मान संभव होंगे। ये मान लीजिए कि कोई a का धन पूर्णांक a बराबर है 2q + 1 है, तो यहाँ हम देखिए इससे रिलेशन निकालेंगे। यहाँ क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार 0 > r > b, 0 > r, r का मान कितना है 1, और ग्रेटर देन b, b का मान कितना है 2। देखिए a बराबर क्या होता है bq + r, तो b का मान कितना है 2, ये q है कुछ पूर्णांक, r का मान है 1। यहाँ ये बता रहा है कि ये r के जगह पर जैसे मान लेते हैं, r अभी रहने देते हैं, r का मान जो होगा 2 से क्या होगा, छोटा होगा। यानी कि r का मान 2 से छोटा होगा, और 2 से छोटा हम बताए थे कि q और r जो होता है एक क्या होता है, q और r एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। अब पूर्ण संख्या कहां से लेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे। 2 से छोटा लेंगे लेकिन कहां से स्टार्ट करेंगे, 0 से, या न कि -1 -2 से, क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहता है कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए q और r अद्वितीय पूर्ण संख्या, q और r जो r का मान और q का मान जो होगा अद्वितीय पूर्ण संख्या होगा प्राप्त, यानी 0 से लेकर के 1 2 3 4, अद्वितीय का मतलब इसके अलावा कोई दूसरा नहीं होना चाहिए, अद्वितीय पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। यानी कि 2 से r का मान बोल रहा है कि r छोटा होगा 2 से, यानी r का मान क्या क्या संभव है, 0 संभव है, 1 संभव है, लेकिन 2 नहीं संभव है, क्योंकि r बोल रहा है r का मान जो होंगे वो 2 से छोटा होंगे। समझ में आया। तो यदि कोई रूप दिया गया है 2q + 1, तो इसमें r का मान क्या क्या संभव हो सकता है, या तो 0 या तो 1। जैसे इसी तरह से और कुछ ले लेते हैं, यदि ले लेते हैं किसी, मान ली जाए कि विषम धन पूर्णांक अगर मान ली जाए a बराबर 4q + 1 है। चलिए तो इसमें पूछ देगा कि r का मान क्या क्या संभव होंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ b का मान क्या है, b का मान क्या है 4, हम जानते हैं रिलेशन से 0 > r > b, 0 > r > b, यानी 0 > r > b, b का मान कितना है 4, तो यानी कि r का मान 4 से क्या होगा, छोटा होगा। देखिए 4 बड़ा है किससे, r से, r का मान हो गया, यानी कहने का मतलब r के तरफ मुंह क्या है, बंद है, यानी ये छोटा है, ये क्या है, बड़ा है। देखिए b बड़ा है और क्या है, छोटा है, तो r के मान b से क्या होगा, छोटा होगा, यानी b से छोटा होगा, b का मान कितना है 4, तो r के मान क्या क्या संभव हो सकता है 4 से छोटा। तो
तो हमारा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो यदि कोई रूप दिया गया है 4q+1 तो वहां r के मान क्या क्या संभव हो सकता है? 0, 1, 2, 3। तो आई होप आप लोग बिल्कुल इसको समझ गए होंगे। चलिए, तो प्रमेयिका या लेमा क्या है? एक सिद्ध किया हुआ कथन है। वो कथन है a बराबर bq+r, जहां 0 ग्रेटर इक्वल आर ग्रेटर देन b, जिसके द्वारा अन्य कथनों को क्या करते हैं? हम सिद्ध करते हैं। चलिए आगे अब देखिए क्या है, अंक गणित के आधारभूत प्रमेय। कुछ बच्चे लोग इसके पहली बार नाम सुन रहे होंगे, तो जो लोग पहली बार नाम सुन रहे हैं इसको भी हम आज सुन लीजिए इस नाम को। ये है तो क्या है? अब थोड़ा सा एक और पॉइंट बच गया है, जो एल्गोरिदम है, इन्होंने एल्गोरिदम शब्द सबसे पहले कौन दिए थे? तो अल ख्वारिज़मी जो थे वो हमारा फारसी गणितज्ञ थे। इन्होंने सबसे पहले एल्गोरिदम शब्द का प्रयोग किए थे। तो अंक गणित के आधारभूत प्रमेय पहले होता है तो क्या होता है इसके बारे में हम जान लेते हैं। चलिए, अंक गणित के आधारभूत प्रमेय यह है, किसी भी भाज्य संख्या को, कोई भी भाज्य संख्या, जैसे मान लीजिए कि ये भाज्य संख्या हम ले लिए 15, किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं। तो इसको गुणनफल अगर इसको लिखेंगे तो 2 दूनी, अगर 15 को तोड़ दे तो 1 गुना 3 गुना 5, तो अभाज्य संख्या में तो 1 तो नहीं लेंगे, 3 और क्या हो गया? 5 हो गया। तो अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं। और यह जो गुणनखंड होता है, तो 15 का गुणनखंड क्या है? 3 और 5 है। 15 का गुणनखंड क्या है? 3 और 5 है। यह जो गुणन का जो गुणनखंड है, गुणनफल है ये, और ये 3 और 5 क्या है? गुणनखंड है 15 का। तो कहने का मतलब ये क्रमों के बिना अद्वितीय होता है। यानी ये क्रम इसी तरह से भी हो सकता है, 5 गुना भी 3 हो सकता है, या 3 गुना भी 5 होता है। तो क्रमों के बिना, कोई जरूरी नहीं कि क्रम में हमेशा पहले 5 ही होगा तभी 3 होगा, लेकिन अद्वितीय होगा, यूनिक होगा, एक ही बार 5 होगा। जैसे अगर ले लेते हैं, मान लिया जाए 50 को अगर ले लेते हैं तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी अगर कर दिया जाए तो 25 दूनी 50, तो 5 25 25 दूनी 50। चलिए, तो देखिए, तो इस तरह से 50 को जब तोड़िएगा तो ये हो गया। तो यानी कि इसका ये 50 क्या है? भाज्य संख्या, क्योंकि यह 50 जो है भाज्य संख्या किसको कहते हैं? वह संख्या जिसका गुणनखंड कितना हो? 2 से अधिक हो। जैसे 50 है, यह किससे किससे कटेगा? सबसे पहला नंबर तो ये 2 से कटेगा, ये तुम्हारा 5 से कटेगा, ये 25 से कटेगा, ये खुद 50 से भी कटेगा। तो यहाँ देखिए ये 1 से भी कटेगा। तो इसके गुणनखंडों की संख्या क्या है? 2 से अधिक है। तो यानी वैसी संख्या, वैसी प्राकृत संख्या जिसके गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक हो, वह संख्या को हम लोग कहते हैं क्या? 2 से अधिक हो उस संख्या को कहते हैं हम लोग भाज्य संख्या। और जिस संख्या का गुणनखंड केवल 2 हो उस संख्या को कहते हैं हम लोग अभाज्य संख्या। जैसे ले लेते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, तो इसका गुणनखंड ये 1 से कटेगा और केवल 2 से कटेगा। जैसे ले लेते हैं 3, तो ये 1 से कटेगा और केवल 3 कटेगा। तो इसका गुणनखंडों की संख्या कितना है? 2। इसका गुणनखंडों की संख्या कितना है? 2। तो यह जो संख्या हुआ ये हुआ अभाज्य संख्या, जिसे ऋण संख्या भी कहते हैं। ये हो गया हमारा अभाज्य संख्या। और ये जो हमारा हुआ भाज्य संख्या, क्योंकि इसका गुणनखंडों की संख्या 2 से क्या है? अधिक है। देखिए 1 2 3 4 5 है। तो इस तरह से कह सकते हैं जो 50 है अभाज्य भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या को गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं। ये जो गुणनखंड आया ये क्रमों के बिना अद्वितीय होता है। ये क्रम कुछ भी, देखो पहले 5 आ गया फिर 2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, क्रम कुछ भी हो सकता है लेकिन अद्वितीय होना चाहिए। यानी कि इसके 5 देखिए 2 बार है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। 5 के पावर 2 गुने 2। तो ये हमारा 50 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हम व्यक्त किए। और यह गुणनखंड जो है क्रम के बिना क्या है? अद्वितीय है। इसी को कहते हैं अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। और इस अंकगणित का आधारभूत प्रमेय सबसे पहले किसने दिए थे? कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने दिए थे। और यह इन्हें जो है गणितज्ञों का राजकुमार भी कहा जाता है और इन्होंने विज्ञान में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाए हैं।
तो आई होप आप लोग बिल्कुल इसको समझ गए होंगे। अंक गणित का आधारभूत प्रमेय क्या है, एक बार फिर से हम चर्चा कर लेते हैं। प्रत्येक अभाज्य संख्या को एक अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं और यह गुणनखंड क्रमों के बिना अद्वितीय होता है। तो आई होप इसको बिल्कुल अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। एल्गोरिदम क्या होता है, एक सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की विधि प्रदान करती है। और वो समस्या क्या है, जैसे मासाफू। और प्रमेयिका या लेमा क्या है, एक सिद्ध किया हुआ कथन है, ए बराबर जो BQ प्लस R है, सिद्ध किया हुआ कथन है जिसके द्वारा अन्य कथनों को हम सिद्ध करते हैं। तो आई होप आप बिल्कुल अच्छी तरह से इस चीजों को समझ गए होंगे। और इस पर अंकगणित का आधारभूत प्रमेय से हम किसी संख्या का लसा निकालेंगे, मसा निकालेंगे, अभाज्य जिसको कहते हैं, प्रश्न में रहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से मसा और लसा ज्ञात करें। तो चलिए एक प्रश्न लेकर के आते हैं आपके सामने। जैसे प्रश्न है 50, 15 और 35 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये 15 और 35 को हम बताएं अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हम व्यक्त करेंगे। तो 15 को जब तोड़ेंगे तो 15 टूटेगा कैसे, हमारा एक कर सकते हैं 1 गुना 3 गुना 5 तोड़ सकते हैं कि नहीं। सभी देखिए अद्वितीय है, लेकिन यहाँ देखिए एक आप ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ बोला है कि भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखते हैं। तो ये एक जो है अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए हम इसे भी नहीं लेंगे। तो 15 और 35 को अगर देख लिया जाए तो 35 को जब भी हम तोड़ेंगे तो देखिए 5 गुना 7 टूटेगा, 5 गुना 7 ही टूटेगा। अब देखते हैं कि ये दोनों संख्या, इस दोनों में देखिए HCF क्या होता है, समझिएगा। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों में कॉमन हो और उसको फैक्टर कर दे, उसको तोड़ दे। इसको हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक जिसको कहते हैं अपवर्तक, आप लोग पढ़ चुके हैं, जिसको कहते हैं भाजक। जैसे अगर 12 को ले लिया जाए तो ये 2 गुना 6 कर दिया, यानी कि 2 से पूर्णतः रूप से ये क्या है, 12 का 2 क्या है, अपवर्तक है, 12 का 6 क्या अपवर्तक है। यानी कहने को मतलब 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 12 पूर्णतः रूप से कट जाना चाहिए। तो ऐसा 12 को बताना, एक ऐसा अपवर्तक बड़ा से बड़ा बताना है जो 12 को पूर्णतः रूप से क्या करे, फैक्टर कर दे। तो 12 को, अब 12 ले लिए, एक और संख्या ले लिए, मान ली जाए कि 6 ले लेते हैं। इन दोनों संख्या में क्योंकि जब भी मासा निकलेगा तो दो संख्या का, सिंगल संख्या का तो निकलता नहीं है, तो 12 और 6 का हम लेते हैं। ऐसा बड़ा से बड़ा संख्या लीजिए जो दोनों में क्या होना चाहिए, कॉमन तो होना चाहिए, लेकिन उसका महत्तम समापवर्तक, शब्द को समझिए, महत्तम माने महान, बड़ा से बड़ा होना चाहिए और उसको समापवर्त कर दे, ये दोनों संख्या को समाप्त कर दे, बड़ा से बड़ा ऐसा संख्या लीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम 2 लेते हैं। 2 लेंगे तो 2 तो 12 को भी कर रहा है, 2 6 को भी कर रहा है। इससे और बड़ा हम लेते हैं, 3 लेते हैं। 3 देखिए 12 को भी कर रहा है, 3 चौके 12, इसको भी विभाजित कर रहा है, 3 6 को भी। इससे बड़ा लेते हैं, 4 तो नहीं होगा इसमें, अब ले लेते हैं 6। 6 देखो 6 को भी विभाजित कर रहा है एक बार में, 6 जो है 12। तो इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, 6 है, ये महत्तम है। और देखिए इससे कम है, ये सब ये महत्तम है और इसको समाप्त भी कर रहा है, ये महत्तम भी है और इसको समाप्त भी कर रहा है। तो ये हो गया महत्तम समापवर्तक। समझ में आया आप लोग को। अगर लघुत्तम समापवर्तक लेते हैं, इसका एलसीएम लघुत्तम समापवर्त्य होता है, जैसे अपवर्त्य यानी गुणज, अपवर्त्य माने गुणज, यानी एक ऐसी छोटा संख्या लीजिए जो ये जो दोनों संख्या उसको काट दे। अब हम क्या ले रहे थे, बड़ा से बड़ा संख्या, ये इसको काटे और लघुत्तम में ये दोनों संख्या उसको काटे।
तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, वह बड़ा से बड़ा लेंगे, तो बड़ा का टेबल पढ़ेंगे, 12 दूनी 24, अच्छो चके 24, 12 देखिए 12 एकम 12, तो लघुत्तम लेना है। तो 12 जो संख्या जो है 12 भी विभाजित कर रहा है और 6 भी विभाजित कर रहा है, अर्थात यह दोनों संख्या इसको लघुत्तम माने छोटा से छोटा भी है और इसको समापवर्त्य भी कर माने यहाँ बोलते हैं समापवर्त्य माने इसका गुणज। देखो 12 एकम 12, 6 दूनी 12, इसका गुणज है। तो आई होप आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कि एलसीएम जो भी आ रहा है तो बड़ा संख्या आ रहा है और एचसीएफ जो भी आ रहा है छोटा संख्या आ रहा है। तो है तो महत्तम लेकिन संख्या क्या आ रहा है, छोटा, है तो लघुत्तम लेकिन संख्या क्या आ रहा है, बड़ा। तो चलिए यहाँ हम समझते हैं। तो सबसे पहले इसमें कॉमन होना चाहिए। तो देखिए यहाँ 3 है लेकिन क्या इसमें 3 है, तो नहीं है। तो यहाँ 3 अगर नहीं है तो 3 के पावर 0 दे सकते हैं, क्योंकि 3 के पावर 0 का वैल्यू कितना होता है, 1। कैसे समझिए, जैसे 3 के पावर अगर 3 लेते हैं तो 3 गुना 3 गुना 3 लिख सकते हैं। अगर 3 के पावर हम 1 2 लिए यानी 3 गुना 3 कैसे लिखाया, जब 1 3 से ये भाग गया होगा, तो 3 गुना 3 गुना 1 3 गुना 3 हुआ। फिर 3 के पावर 1 लिखेंगे, फिर 1 को 3 से भाग लगा होगा तो 3 आया होगा। फिर 3 के पावर 0 लेंगे, फिर 3 में भाग लगा होगा तो क्या होगा, 3 में 3 से भागा देंगे तो 1। इसीलिए 3 के पावर 0 का वैल्यू क्या होता है, 1। आई होप बिल्कुल इसको अच्छी तरह से आप लोग समझ गए होंगे। किसी भी चर या अचर पर पावर जब 0 रहेगा तो इसका मान क्या होगा, 1 होगा। बिल्कुल आप इस चीजों को नोट कर लीजिएगा। चलिए तो इसका देखिए, कोई भी 5 7 35 में 1 से गुना करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहाँ 3 भी मिल गया, 5 भी मिल गया, यहाँ 7 है लेकिन यहाँ 7 नहीं मिला, तो यहाँ 7 मिलाने के लिए 1 से गुना करेंगे। 1 का मतलब क्या हुआ, 7 के पावर 0। हम बताए थे कोई भी संख्या पर 0 रहे या अचर पर रहे क्या होगा, 1 वैल्यू होता है। तो सभी कॉमन हो गया। और देखिए एचसीएफ जो होता है तो क्या होता है, हाईएस्ट तो होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए और फैक्टर करना चाहिए, और ये संख्या जो भी आवेगा क्या होगा, वो संख्या एलसीएम से छोटा होता है। यानी एचसीएफ में हम क्या करेंगे, माने कॉमन हो वह निष्ठ तो हो लेकिन क्या लेंगे, छोटा घात वाला। ऐसा क्यों लेते हैं, क्योंकि समझिएगा ये बात को, अगर मान ले जाए हम ले लेते हैं जैसे अभी लिए थे 12 और 6 का, तो 12 और 6 को जब हम तोड़े, 12 को जैसे तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4, 12 6 को तोड़े तो 2 गुना 3। तो देखिए यहाँ 2 के पावर 2 है तो लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुना 3 और 2 गुना 3। देखिए ये 2 के पावर जो 4 है, समझिएगा 2 के पावर जो 4 है ये क्या दोनों को विभाजित कर रहा है, कर रहा है नहीं, समझिएगा। यहाँ अब ध्यान दीजिएगा, अगर 2 के पावर 4 ले लेते हैं लेकिन जब 2 लेंगे, छोटा वाला घात लेंगे, तो क्या बोलता है कि वह ऐसी संख्या लेना जो दोनों को समाप्त कर दे। लेकिन क्या 2 के पावर 4 दोनों को समाप्त करेगा, लेकिन 2 जो है दोनों को समाप्त करेगा, इसीलिए छोटा वाला लेंगे। चलिए तो उभयनिष्ठ होना चाहिए यानी कॉमन तो होना चाहिए लेकिन छोटा घात वाला होना चाहिए। तो देखिए यहाँ ये दोनों में कॉमन है, 3 देखिए इसमें भी है 3 इसमें, तो इसमें छोटा घात वाला क्या है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 पावर है, पावर 1 है। 3 के पावर 1 है, 3 के पावर 0, तो छोटा घात वाला क्या हो गया, 3 के पावर 0 गुना। यहाँ देखिए 5 देखिए दोनों में है, 5 के पावर 1 है, 5 के पावर 1, तो कोई भी लिख लीजिए क्योंकि दोनों सेम है, यहाँ छोटा बड़ा तो नहीं, दोनों सेम है। 7 के पावर देखिए 0 और 7 के पावर 1, तो देखिए यहाँ 7 के पावर 0 क्या है, छोटा है। तो 3 के पावर 0 का वैल्यू 1 और 5 के पावर 1 का वैल्यू 5 और 7 के पावर 0 का वैल्यू 1। जैसे कि हम यहाँ बता चुके हैं किसी भी संख्या के पावर 0 रहेगा उसका वैल्यू 1, तो इसका मासा हो गया हमारा 5। आई होप बिल्कुल इसको अच्छी तरह से आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। चलिए अगर हमको कह दिया जाए इसका एलसीएम निकालने के लिए, तो एलसीएम में क्या होता है ध्यान दीजिएगा, एलसीएम में क्या होता है, उभयनिष्ठ लॉवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लॉवेस्ट तो होगा यानी कि इसमें हम लेंगे उभयनिष्ठ, कॉमन भी होगा यानी उभयनिष्ठ भी होगा, उभयनिष्ठ। और क्या लेंगे हम, इसमें छोटा घात वाला, तो इसमें क्या लेंगे, बड़ा घात वाला लेंगे। चलिए तो देखिए
तो इसमें देखिए बड़ा घात वाला लेते हैं तो इसका एलसीएम क्या हो गया, पहले तो कॉमन होना चाहिए, उभयनिष्ठ होना चाहिए, उभयनिष्ठ होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, बड़ा घात वाला। तो 3 के पावर 1 और 3 के पावर 0, ये दोनों में बड़ा कौन है, 3 के पावर 1 गुना 5 के पावर 1 और 5 के पावर 1 दोनों बड़ा कौन है, दोनों बराबर है, तो कोई भी एगो ले लीजिए। उसके बाद 7 के पावर 0 और 7 के पावर 1 बड़ा कौन है, 7 के पावर 1। चलिए गुना कर दीजिए, 3 के पावर 1 का वैल्यू 3, 5 के पावर 1 का वैल्यू 5 और 7 के पावर 1 का वैल्यू 7। 5 तिया 15, 15 सत्ते 75 से 105। तो ये हमारा एलसीएम हो गया। ये देखिए लॉवेस्ट है और इन दोनों संख्या का मल्टीपल भी है। तो आई होप आप इसको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आज हम यहाँ तक ही रहने देते हैं। आप बुक से अपना प्रश्न बनाइए, चाहे एनसीईआरटी, भारती भवन या लालजी प्रसाद या कुमार, ये कह सकते हैं एनवी छिन्नर एक बुक भी है, और हमारा स्टूडेंट फ्रेंड्स का भी है। तो बहुत सारे बुक है, आप किसी से बना सकते हैं, आप एमबीडी बुक से बना सकते हैं, आप लुसेंट बुक से बना सकते हैं, हर एक बुक से आपसे बनेगा। तो आई होप बिल्कुल आप इसको चीज़ों को समझ गए होंगे। तो चलिए हम चलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। तो देखिए आप लोग बिल्कुल चलिए देखिए बिल्कुल आपको इस चीज़ों को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए होंगे, कैसे एलसीएम कैसे एचसीएफ निकलता है। आप बुक से बनाएंगे, कौन कौन बुक से बनाएंगे, अगर आप बुक की बात किया जाए तो हमारे बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड या कहीं के भी आप हैं, कंसेप्ट अगर आपका अगर जहाँ हिंदी माध्यम जहाँ है, एनसीईआरटी को जो फॉलो कर रहे हैं, तो आप विभिन्न प्रकार के बुक से, हमारे लालजी प्रसाद का बुक है, प्रोफेसर लालजी प्रसाद है, पारामाउंट पब्लिकेशन का ये बुक है। बहुत ही अच्छा बुक है। कंसेप्ट के अनुसार अगर कहा जाए तो ये बुक जो है बहुत ही अच्छा है, बेहतरीन है, और इसमें बहुत ही अच्छा कंसेप्ट दिया हुआ। प्रश्न की संख्या तो कम है, और इसमें जो है एक चीज है कि एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन का इसमें सॉल्यूशन किया गया है बेहतरीन ढंग से, फार्मूला का कैसे आया है, और ये पूरा प्रूफ किया गया है। इस बुक को आप बिल्कुल देख सकते हैं, मार्केट में ले सकते हैं। अगले बुक की बात किया जाए तो हमारे ये हो गए दास गुप्ता प्रसाद जी, जो भारतीय भवन के प्रकाशक के हैं। तो इसको भी, ये भी बहुत अच्छे बुक हैं, इसको भी आप ले सकते हैं। इसमें भी एनसीईआरटी के बेस पर बनाया गया है, और बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न इसमें भी डाले गए हैं। आगे बुक की बात किया जाए तो हमारा एक एमबीडी पब्लिकेशन, जो एबीसी एमबीडी पब्लिकेशन का देखिए है बुक, क्लास 10 का है। इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है, स्टैंडर्ड प्रश्न है। इस बुक को भी आप रेफर कर सकते हैं, और ये भी एनसीईआरटी के पैटर्न पर बनाया गया है। आगे हम बुक की बात करते हैं तो हमारा देखिए ये एएन छिब्बर, जो अभी हम बात कर रहे थे, एएन छिब्बर, ये भी बहुत ही अच्छी बुक है। अगर ये भी हमारा है एमबीडी प्रकाशन की है, लेकिन बहुत ही अच्छी बुक है, पुरानी बुक है। इसमें कंसेप्ट जो है बहुत अच्छी दी गई है, तो ये भी बुक को आप देख सकते हैं। आगे बात किया जाए हमारे क्लास 10 की, तो ये लुसेंट बुक है। इसमें प्रश्न की संख्या काफी अधिक है, कॉम्पिटेटिव लेवल का इसमें प्रश्न भी दिया गया है, और एनसी बेस पर ये भी आधारित है। तो अगर आप चाहते हैं तो इस बुक से भी बना सकते हैं। आगे हम बात करेंगे स्टूडेंट फ्रेंड्स की। ये भी बुक जो है बहुत ही अच्छा है, केसी सिन्हा, डॉक्टर केसी सिन्हा जो पटना के हैं, बहुत ही अच्छे बुक लिखे हैं, कंसेप्ट भी अच्छे दिए हैं, एनसीईआरटी पर आधारित है, और प्रश्नों की संख्या भी बहुत ही अधिक है, और इसमें प्रैक्टिस के लिए ही बहुत अच्छा बुक है। तो आई होप बिल्कुल आप समझ गए होंगे इस चीज़ों को, कौन कौन बुक से आपको पढ़ना है। आप सबसे पहले एनसीईआरटी का भी फॉलो कर सकते हैं, एनसीईआरटी भी मेरे पास बुक है। तो इन सभी बुक से मैं पढ़ करके, और अच्छे अच्छे बुक से पढ़ करके मैं आपको देता हूँ। आपको कैसा लगा ये वीडियो आप जरूर कमेंट करके बताएं। चलिए धन्यवाद।